एवरीवन, माय नेम इज़ कुमार सौरभ और आज एनसीईआरटी क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 7 फिजिक्स का चैप्टर नहीं, साइंस एक ही बुक है एनसीईआरटी। उसमें फिजिक्स का ये पहला एक तरह से चैप्टर होगा, चैप्टर 7 मोशन। तो एनसीईआरटी में सारा चीज़ मिला हुआ है। एनसीईआरटी साइंस जो है क्लास 9 का, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक साथ दिया हुआ है। तो ये फिजिक्स पहला है, मोशन। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसमें ये जो वीडियो है वो किन लोगों के लिए। उन स्टूडेंट के लिए ये नहीं है जो पहली बार चैप्टर मोशन पढ़ना चाह रहा है, ठीक। उनके लिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। ये बस एक तरह का रिवीजन है, जैसे कि कोई बस एक बार देख जानना चाहते हैं कि क्या है चैप्टर 7 में, मोशन में क्या है, उसके लिए है। एक रिवीजन नोट टाइप का है, जो जैसे कि 10th 11th 12 के स्टूडेंट होते हैं, एक बार देखना चाहते हैं कि क्या क्या है इसमें। हम कोई जैसे इसमें 3 डिराइवेशन होगा चैप्टर में, वो तीनों वो सब हम नहीं बताने वाले हैं। हम बस एनसीईआरटी बुक को रीडिंग करेंगे, उसको समझा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक वॉइस नोट है और कुछ नहीं, ठीक। तो चैप्टर 7 मोशन यहाँ पे आता है। सबसे पहले लिख रहा है, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर इन मोशन। बर्ड फ्लाई, fish swim, blood flow through veins and arteries, and car move. Atom, molecules, planet, stars, and galaxy all are in motion. We often perceive an object to be in motion when its position changes with time. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidence. For example, infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of tree. What causes the phenomena of sunrise, sunset, and changing of season? It is due to the motion of the earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of the earth? यहाँ बता रहा है कि हम लोग दिन रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत चीज को मोशन में देखते हैं। जैसे कोई बर्ड उड़ रही है, मछली स्विम कर रही है, हम लोग के शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है वेन से, आर्टरी से, कार मूव कर रहा है, एटम, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार, सारा चीज़ मोशन में। यहाँ बताना चाह रहा है कि लगभग हर चीज़ हम लोग देखते हैं मोशन में ही है। मोशन हम लोग किसी चीज़ को कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है? तो उसके लिए हम लोग यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि वी ऑफ्टन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट पोजीशन चेंजेस विद टाइम। मतलब कि मोशन में कोई ऑब्जेक्ट तभी हम लोग बोलते हैं जब देख रहे हैं कि वो टाइम के हिसाब से अपना जगह चेंज कर रहा है, यानी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसको ही हम लोग मोशन बोलते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ में डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता है कि हम लोग देख रहे हैं कि हाँ चलो, कार मूव किया एक जगह से, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचा, सी पहुंचा, तो वो मोशन में। लेकिन कुछ चीज़ के लिए हम लोग को एविडेंस नहीं मिलता, जैसे एयर मूव कर रहा है। अब एयर मूव कर रहा है तो हम लोग को तभी समझ में आता है जब थोड़ा सा या तो स्किन से हम लोग सेंस महसूस करते हैं कि हाँ एयर मूव किया है, या फिर हम लोग डस्ट या कोई लीफ हिल रहा है तो देख रहे हैं एयर मूव कर रहा है। अब रूम के अंदर बैठा हुआ है, तब क्या यहाँ हवा ऐसा मूव नहीं कर रहा, हमको नहीं समझ में आ रहा है, एकदम हाई स्पीड फैन चला देंगे तो हमको समझ में आएगा कि हाँ पर फैन का हवा इस साइड से आ रहा है और मेरा स्किन के हेयर हिल रहा है, तो उससे हम लोग को महसूस हो रहा है कि हाँ हवा चल रहा है। तो इस तरह से हम लोग को एविडेंस मिलता है। बता रहा है कि कैसे कोई जो फिनोमेना है, सनराइज, सनसेट, सीजन चेंज करने का, ये सब कैसे हो रहा है, सब मोशन के कारण ही होता है। अर्थ का मोशन के कारण ये सब होता है। तो कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो हम एक बार शॉर्टकट में ये बता देते हैं कि ये अगर हम लोग का अर्थ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है सन के अराउंड। तो इस जगह पे मान लीजिए अगर सन है हम लोग का, इस जगह पे सन है, थोड़ा सन का ड्राइंग बना दे रहे हैं। इस जगह पे सन है, इस जगह पे हम लोग का अर्थ है। तो जब अर्थ सन से दूर रहता है तो ये कोल्ड का वेदर रहता है। जब ये मूव ऐसे ऐसे घूमते घूमते, वो अपना एक्सेस पे भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। जब वो घूमते घूमते इस जगह पे पोजीशन पे आ जाता है तो हम लोग को गर्मी महसूस होता है। फिर इस तरह से ऐसे ऐसे करते ही करते वो धीरे धीरे फिर वापस से उस जगह पे चल जाता है, तो हम लोग को फिर से ठंडा महसूस होता है। तो ये पूरा एक तरह से मोशन के कारण ही हो रहा है। वही यहाँ पे सवाल बता रहा है कैसे मोशन हम लोग पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे इसका हो सकता है आंसर दें। तो इसमें एक और एक बता रहा है, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। For the passenger in a moving bus, the roadside tree appears to be moving backward. A person standing on roadside perceives the bus along with the passenger as moving. However, a passenger inside the bus sees his fellow passenger to be at rest.
व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि बस में कुछ लोग बैठे हुए हैं, बस चल रही है। तो उस केस में जो बस के अंदर बैठा हुआ है उसको बाहर का ये दिख रहा है कि जो ट्री है या बाहर के जो लोग हैं वो पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। बस अगर आगे चल रही है तो वही दिख रहा है कि ट्री पीछे चला गया। तो एक्चुअल में तो बस ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से हम रेस्ट में हैं, अगर हम बस के अंदर हैं तो हम रेस्ट में हैं और पीछे पेड़ चल रहा है। लेकिन वही अगर कोई आदमी बाहर बैठा हुआ है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहा है हम लोग को, तो उसको ये दिख रहा है कि हम लोग भी मोशन में हैं, साथ में बस भी मोशन में है। ठीक। अब हम मेरे हिसाब से फिर अगर हम बस के अंदर बैठे हुए हैं तो मेरे हिसाब से बाहर वाला जो है ट्री या जो ह्यूमन है वो चल रहा है, वो मोशन में है। और हम मेरे साथ जो पैसेंजर बैठा हुआ वो मोशन में, रेस्ट में है। तो डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू कि जिसका पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीका से है, वो कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, उस हिसाब से मूवमेंट होता है। ठीक। मेरे अगर हम बस के अंदर बैठे हुए हैं तो मेरे लिए वो जो पैसेंजर मेरे साथ है वो भी रेस्ट में है और हम भी रेस्ट में हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम बाहर से कंपेयर करेंगे तो बाहर का ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। मेरे हिसाब से अगर हम बस में के अंदर से सोचेंगे कि हम तो बैठे हुए हैं, सारा चीज़ चल रहा है। लेकिन वही एक्चुअल में क्या है, बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो बस चल रहा है। ठीक। तो इन शॉर्ट तो यही है कि बस ही चलता है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे है कि पॉइंट ऑफ व्यू किसका है, कैसा, कहाँ से आप देख रहे हैं और किसको कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बस के अंदर बैठे हुए हैं, अपने आप को अगर बस का जो पैसेंजर है उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हम रेस्ट में। लेकिन अगर हम बाहर किसी ट्री या ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हम या वो दोनों में से कोई एक मोशन में। ठीक। तभी चेंज हो रहा है। तो पोजीशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये सब क्या बताता है। ठीक। मोशन, most motion are complex. Some object may move in a straight line, other may take a circular path, some may rotate, a few other may vibrate. There may be situation involving a combination of these. In the chapter, we shall first learn to describe the motion of object along a straight line. We shall also learn to express such motion through simple equation and graphs. Later, we shall discuss way of describing circular motion. इसमें बता रहा है कि मोशन बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, जो कि एक तरह से सही भी है। मोशन को किस तरह से डिफ़ाइन कर रहा है, कौन डिफ़ाइन कर रहा है, हो सकता है दोनों के हिसाब से सही हो। ठीक। अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसका क्या है, उस हिसाब से डेफ़िनेशन आप कर सकते हैं। लेकिन सिंपल डेफ़िनेशन मोशन का अगर हम बोलेंगे यही कि अगर कोई भी ये अपना टाइम के हिसाब से पोजीशन चेंज कर रहा है वो मोशन में। मोशन बहुत तरह का है, कोई स्ट्रेट लाइन में चेंज कर चलता है, कोई सर्कुलर पाथ में होता है, कोई अपना ही पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि एटम्स मॉलिक्यूल जो है वो सा करके है, बहुत तरह से मोशन है। इसमें मेन पढ़ाया जाएगा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बस, और थोड़ा सा सर्कुलर मोशन के बारे में बताया गया है और कुछ खास नहीं है। इसी से 3 इक्वेशन जो मोशन का काफ़ी फेमस रहा है, क्लास 9th के स्टूडेंट को उनमें से एक डिराइव करने एग्ज़ाम में आना ही है। ठीक। बाकी को मतलब नहीं है, जो 9th दे चुके हैं उनको बस वो फार्मूला पता होना चाहिए। तो वो 3 फार्मूला क्या है, प्लस अगर ग्राफ है तो ग्राफ से हम कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, किस में वो तीनों फार्मूला में जो एस यू बी जितना भी टर्म्स इस्तेमाल किया गया है वो क्या है। एक्टिविटी 7.1 है, डिस्कस वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। अभी ये बात है, यहाँ पे देखिए अब इसको कॉम्प्लेक्स कैसे किया जा सकता है बता रहे हैं। इसमें बोल रहा है कि आपका जो रूम का या क्लासरूम हो, घर का रूम हो, कोई भी रूम, उसका जो वॉल है वो मोशन में है कि रेस्ट में। ठीक। अब हम बात करते हैं, ठीक है हम मान रहे हैं कि वो रेस्ट में। ठीक, रेस्ट में है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो रेस्ट में। तो हम कंपेयर किए हैं बाकी सारा चीज़ के साथ। बाकी सारा चीज़ मतलब आस-पास का एनवायरनमेंट के साथ ही हम कर रहे हैं। तो आस-पास के एनवायरनमेंट में मानते हैं कि स्कूल है, स्कूल के अंदर जो पेड़ है, जो लैंडमार्क है, बेंच है, जो दूसरा वॉल है, सबसे कंपेयर किए तो हमको दिख रहा है कि सब अब समय के साथ, टाइम के साथ कोई पोज़ीशन नहीं चेंज हो रहा है तो वो रेस्ट में है। वो वॉल को बोल दिए रेस्ट में। ठीक। अब यहाँ पे एक लड़का बोल रहा है कि नहीं वो मोशन में। मोशन में कैसे है भाई? तो वो बोल रहा है कि सर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? तो हम अपने इसको कंपेयर करेंगे सर सन से। सन अगर बाहर से हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ मोशन में है। अगर हम मान लीजिए कि हम जुपिटर पे खड़ा हो, जुपिटर पे खड़ा होकर हम अर्थ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो दिख रहा है हमको कि जुपिटर तो एक तरह से मेरे लिए अब स्टेशनरी हो गया, मतलब रेस्ट में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि वो पूरा अर्थ घूम रहा है। जब अर्थ पूरा घूम रहा है तो अर्थ के पे जितना
ऑब्जेक्ट है वो भी मोशन में, तो उस हिसाब से ये वॉल मोशन में आ गया। तो यही है कॉम्प्लेक्स करना पॉइंट ऑफ व्यू। अब इतना 9th क्लास के बच्चों को इतना नहीं सोचना है, जो 9th दे चुके हैं वो ये सब सोच सकते हैं। तो इसी तरह से अर्थ का कोई भी चीज़ हम लोग उसको, अगर कोई पूछता है कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है, तो आपको बस यही बताना है, कंपेयर पूछना है उससे कि आप कंपेयर किससे कर रहे हैं। अब जैसे हम यहाँ पे एक ठो बहुत सब कोई जान रहा है फेमस चीज़ है कि हमें एक लाइन बनाए। अब इसको कोई बोलेगा कि छोटा कर दो, तो हम एक सामने और लाइन बना दिए तो वो छोटा हो गया। अब इससे हम इसके सामने इसको बड़ा करना है, तब इसके सामने एक छोटा लाइन बना दिए, तब ये लाइन बड़ा हो गया। तो ये कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू किसका कैसा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक। अब आता है ये क्या है, ये भी एक्टिविटी। हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू बी मूव while it is at रेस्ट, डिस्कस एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। इसमें बोल रहा है कि क्या आपको ऐसा महसूस हुआ है, ट्रेन में आप बैठे हैं, ट्रेन मूव कर रहा है, आप रेस्ट में हैं, आप रेस्ट में वो मूव कर रहा है, ऐसा करके फिनोमेना होता है। ये इनर्शिया के कारण होता है, ये आगे जाके पढ़ना है। इनर्शिया क्या है उसको अभी यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, आगे समझ में आएगा। एनसीईआरटी का ये एक बहुत चीज़ है कि वो थिंकिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा सवाल उठाता है। ये सवाल जो रहता है इसका जवाब इसमें वो नहीं देगा। ठीक, एक क्यूरियोसिटी आपको डेवलप करता है। वो ये सवाल यहाँ पे भी बहुत सारा चीज़ पूछा है कि ठंडा गर्म है, वो नहीं बता रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट जो पढ़ रहा है उनको बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए यहाँ पे टीचर का ज़रूरत होता है, टीचर बताता है क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड एक्ट। वी समटाइम्स आर इन डेंजर बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, especially if that motion is erratic and uncontrolled as observed in flooded river। इसमें बोल रहा है कि इमोशन से हम लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम भी हो सकता है जो अनकंट्रोल्ड रहे, जैसे फ्लड, रिवर, सुनामी, ये सब जो रहता है, ये सब एक तरह से बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन अगर कंट्रोल वे में हम लोग कर पाएँ तो उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट ये सब बन सकता है। ठीक, तो क्या हम लोग मोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, सब चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, यही पूछ रहा है। तो नहीं, सब चीज़ को कंपेयर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हम चाहेंगे कि अर्थ को घूमने से रोक दें तो नहीं रोक सकते हैं। ठीक, लेकिन वही अगर हम चाहेंगे कि रिवर का जो फ्लो है पानी का उसको थोड़ा कम कर दें तो हम डैम बना देंगे, तो फ्लो को कम कर सकते हैं। अब आता है डिस्क्राइबिंग मोशन। यहाँ से थोड़ा सा अब मेन चैप्टर चालू हुआ। तो पहला पैराग्राफ में बता रहा है, पैराग्राफ में बता रहा है सिर्फ ओरिजिन के बारे में। ओरिजिन किसको हम लोग बोलेंगे, या रेफरेंस पॉइंट। ठीक, मतलब कि अगर कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग बता रहे थे कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि क्या हम लोग का वॉल मोशन में है कि रेस्ट में, तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आप कंपैरिजन किससे करना है। ठीक, क्या कर रहे हैं, रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घर में कोई आने वाला है, गेस्ट आने वाला है या डिलीवरी बॉय आने वाला है, तो हमको फ़ोन किया, बोला कि सर आप बताइए आप कहाँ है, आपका घर का एड्रेस। तो हम बोले इस एरिया में। जैसे कि मान लीजिए हम पटना में बोले, तो हम पटना में बता रहे हैं, तो हम बोले कि मेरा ये पटना सिटी में है, बाड़े गली, ऐसे जो भी जगह है वहाँ पे, बाड़े गली में हम बोले। तो बोला कि हम वहीं पे हैं, वही गली में। वो एरिया भी काफ़ी बड़ा है। तो हम बोले ठीक है, आप यहाँ पे देखिए एक मंदिर है हनुमान जी का, उसके लेफ्ट साइड में। तो वो हनुमान मंदिर पास आके हमको कॉल किया, बाहर निकले, वो पहुँच गए। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मेरा क्या रहा, हनुमान मंदिर। हम बोले कि हनुमान मंदिर के लेफ्ट वाला घर है मेरा। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे हनुमान मंदिर हो गया। उसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक ही स्कूल है जो कि एक विलेज में है, जो कि 2 किलोमीटर है रेलवे स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर है नॉर्थ में। तो यहाँ पे उसका रेफरेंस पॉइंट ये रेलवे स्टेशन हो गया। तो ओरिजिन होता है, इसी को रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। मान लीजिए हमको एक सर्कुलर सर्कल ड्रॉ करना है, तो ठीक है, हम सर्कल, ये मेरा रेडियस हो गया इतना, तब यहाँ से सर्कल चालू किए, तो मेरा सर्कल जो बना उसका ओरिजिन तो ये पॉइंट हो गया। बाद में भले ही अब नहीं दिखेगा अगर हम डार्क नहीं करते हैं तो, लेकिन स्टार्ट यहीं से हुआ, ओरिजिन हुआ यहाँ से। यहाँ से हम एक लाइन बना रहे हैं, कर्व लाइन टेढ़ा मेरा कहीं भी जा रहा है। ठीक, फाइनली हम यहाँ आके रुक गए। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये वाला था। ठीक है, इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे। तो ये बता रहा है ओरिजिन क्या होता है। अब यहाँ पे बता रहा है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या बता रहा है
कि सबसे सिंपल मोशन होता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन को सिंपल इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें कुछ खास कॉम्प्लेक्स चीज़ बन नहीं पाता क्योंकि स्ट्रेट लाइन है इसी कारण से। ठीक। तो इसमें बता रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है। ओरिजिन यहाँ पे देखिए ओ, हम लोग वो यहाँ पे ओरिजिन को डिनोट करता है। ओ मीन्स ओरिजिन। ठीक। इसको कुछ भी नाम दीजिए लेकिन ओ फॉर यहाँ पे अभी ओरिजिन चल रहा है। ठीक। ज़्यादातर ओ का मतलब ओरिजिन ही होता है। तो इस जगह से मेरा चालू हुआ, यहाँ से हम चलें 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 डायरेक्ट ए पॉइंट पे गए। ठीक। ए पॉइंट पे आए, रुके, फिर यहाँ से वापस हम पीछे की ओर आए, बी पॉइंट पे चले। ठीक। फिर बी पॉइंट पे रुके, फिर चले सी पॉइंट पे आके हम रुक गए। इस जगह पे हम आके खड़ा हो गए। ठीक। इस जगह पे आके खड़ा हो गए तो बोल रहा है सबसे पहले हम कितना चले, यहाँ से चले तो ये 60 किलोमीटर चले। फिर यहाँ से यहाँ आए तो कितना हुआ, 5, 10, 15, 20, 25। 25 किलोमीटर ये हो गया, 25। फिर 25, फिर यहाँ 10। ठीक। ये 60 था। तो टोटल हम कितना चल गए, 60 + 25 + 10, 95 किलोमीटर हम टोटल चले। ठीक। तो ये डिस्टेंस हो गया मेरा। डिस्टेंस कितना हो गया, 95 किलोमीटर। ठीक। ये मेरा पूरा भरा। लेकिन ये तो मेरा इनिशियल पॉइंट था, ये जगह। यहाँ से थे इनिशियल ओरिजिन। ठीक। दोनों एक ही चीज़ होता है। और यहाँ हो गया मेरा फाइनल पॉइंट। फाइनल मतलब जहाँ आके रुक गए, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। ओ से सी तक चले। अब देखिए सी से वापस तो नहीं जा रहे, हम सी पे आके रुके हुए हैं। ठीक है। सी पे ही हम रुके हुए हैं। यहाँ पे दो चीज़ समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, क्या चीज़ है। डिस्टेंस जो हुआ वो मेरा 95 किलोमीटर हुआ क्योंकि हम यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, टोटल 95 किलोमीटर चले। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को कुछ मतलब नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ, उसको ये नहीं मतलब। डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं कि हम इस जगह पे से स्टार्ट किए, ओरिजिन 0 पॉइंट से ही, ओ पॉइंट से हम लोग स्टार्ट किए, सी पॉइंट पे आके रुके। अब इस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। जैसे कि इसमें है 25 किलोमीटर, तो यहाँ डिस्टेंस मेरा 95 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट हो गया 25 किलोमीटर। समझ में आया। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ही अंतर है कि डिस्टेंस का मतलब है कि आप टोटल कितना चले। डिस्प्लेसमेंट में को कुछ मतलब नहीं है, आप यहाँ से यहाँ 10 बार आइए जाइए, लेकिन आप फाइनली जहाँ खड़ा होइएगा उस जगह कितना दूर है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है तो ठीक है। अगर हम सर्कुलर पाथ में रहते हैं, ठीक, तो यहाँ से हम ऐसे चले, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर कुछ भी समझिए, यहाँ से हम ऐसे चले, फिर यहाँ से ऐसे चले, फिर ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे ऐसे करके वापस यहीं आ गए। इस जगह से चालू किए, इसी जगह पे आ गए। डिस्टेंस पूरा हम चल गए 100 किलोमीटर। ठीक। गाड़ी हम चला रहे हैं, 100 किलोमीटर गाड़ी चलाए, लेकिन वापस आके हम यहीं रुक गए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया मेरा। ये अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब थोड़ा समझना है। हम मानते हैं कि आप लोग को ये सब पता है, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, हम इसमें नहीं बताने वाले। ठीक। क्योंकि हम पहले ही बोल चुके हैं ये उन लोगों के लिए नहीं है जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। ठीक। इसमें एक लेकिन ये, अगर आपको नहीं पता है तो आप स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस देखिए कि क्या होता है, जरूरी है। तो यहाँ पर ये सब बता रहा है। There are certain quantities which are described by specifying only their numerical values. The numerical values of a physical quantity is its magnitude. जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो उसका मैग्नीट्यूड कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 95 किलोमीटर चला तो ये 95 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हुआ इसका। 25 हुआ तो 25 इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब इन सिंपल नंबर। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो हो गया स्केलर।
यही अंतर है स्केलर और वेक्टर। ठीक, होप कि आप लोग को याद आ गया हो क्या है स्केलर वेक्टर। ठीक, यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है। The shortest distance measured from the initial to the final position of an object is known as the displacement। डिस्प्लेसमेंट और का ये डिफिनेशन हो गया। मैग्नीट्यूड हो सकता है, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है, यहाँ पे ये सवाल है। तो हाँ, हो सकता है। मान लीजिए कि ये वाला एग्जांपल में हम सिर्फ जीरो, यानी जीरो ओ पॉइंट ओरिजिन से ए तक खींचे गए, वापस नहीं आया, ए पे आके रुक गए। तो यहाँ पे तो मेरा डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर हो गया, लेकिन जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल यहाँ था, फाइनल मेरा इस जगह पे हो जाएगा। तो फाइनल यहाँ हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 60 है, तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 60 हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है कि ओडोमीटर क्या होता है। तो ओडोमीटर हम लोग का डिवाइस गाड़ी में लगा रहता है। देखे होंगे कि उसमें बताता है, नंबर लिखा रहता है कि कितना किलोमीटर गाड़ी चला। ठीक, मान लीजिए हमको देखना है कि अभी यहाँ, जैसे इसमें बता रहा है कि भुवनेश्वर से नया दिल्ली गया, तो हम उसके बीच का डिफरेंस देखें। मान लीजिए कि मेरा एक कुछ किलोमीटर लिखा हुआ था, पहले से गाड़ी चला हुआ है, और वहाँ गए तो कुछ और आ गया नंबर, तो हम इनिशियल फाइनल को माइनस कर लिए तो 1850 डिफरेंस आया रीडिंग का। तो भाई इतना मेरा किलोमीटर गाड़ी चला। ठीक है, ये सब कुछ क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस कैन इट हैज जीरो डिस्प्लेसमेंट सपोर्ट योर आंसर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये सब सब क्वेश्चन है, बताएंगे। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? तो सिंपल जैसे पता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है कि एकदम बराबर। बराबर यहाँ पे समझिए कि जैसे इसमें ही देखते हैं क्या बता रहा है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। पहला सेकंड में वो 5 मीटर चला, अगला सेकंड में फिर 5 मीटर चला, फिर अगला सेकंड में वो 5, मतलब तीसरा सेकंड में वो 5 मीटर चला, चौथा में 5। उसी तरह वो हर सेकंड 5 ही डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, हमको पता है कि वो छठा में यहाँ 4 तक बताया, तो फिर तो हम मान सकते हैं कि पाँचवा में भी वो 5 ही मीटर चलेगा, सिक्स सेकंड में भी वो 5 मीटर चला। तो उस तरह से उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है कि कितना चला, हम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो एकदम फिक्स चल रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म। ठीक, कि हमको पता है कि वो एकदम प्रॉपरली हर सेकंड 5 मीटर ही चलेगा, ना ही वो 4.9 चल रहा है, ना ही वो 5.1 चल रहा है, तो वो फिक्स हो गया। इसको कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। उसी का अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, की शुरुआत में मान लिया फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चला, अगला सेकंड सेकंड से मतलब अगला सेकंड में वो 10 मीटर चल गई, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, कुछ फिक्स नहीं है उसका। तो वो कैसे चल रहा है, रैंडमली चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब अनइक्वल डिस्टेंसेस। ठीक, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब कि हम लोग टाइम एकदम एक चीज़ तो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, या आप हर एक सेकंड में देख रहे हैं, हर एक सेकंड में आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि वो अलग अलग चल रहा है। ठीक, अब इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है कि मान लीजिए आप कार चला रहे हैं कोई क्राउडेड स्ट्रीट मतलब भीड़ भाड़ वाला जगह पे आप चल रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जब भीड़ हो जाएगा तो आपको हो सकता है रुकना भी पड़े, लेकिन जहाँ खाली रहे वहाँ आप पूरा स्पीड में चलिएगा या गाड़ी चलाइएगा। तो वो नॉन यूनिफॉर्म का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे दो डेटा दिया हुआ है, कौन सा डेटा है? तो देखिए 9:30 9:45, हर 15-15 मिनट का गैपिंग है। हर 15 मिनट में ये क्या चल रहा है, तो पहला 10 था, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, मतलब फिक्स है कि हर सेकंड वो 10-10 चल रहा है हर 15 मिनट में। बी कैसे चल रहा है, तो बी देखिए मीटर में 12 मीटर, 19, 23, 35, 37, 44, मतलब कोई फिक्स नहीं कि कभी भी कितना चल सकता है। अब इसका हम आगे वाला मतलब गेस नहीं कर सकते हैं किस जगह पे क्या हो सकता है, लेकिन इसका हम गेस कर रहे हैं कि नेक्स्ट 15 मिनट में यहाँ पे क्या होगा, तो 80 होगा। ठीक, ये पता है हमको। तो डिस्टेंस ये है यूनिफॉर्म का एग्जांपल, और ये है नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल। यहाँ से आपको अंडरस्टैंड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
मेजरिंग द रेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, रेट ऑफ मोशन क्या है? ठीक, यहाँ पे बोल रहा है लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 7.2, इफ द बॉलिंग स्पीड इज 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर 7.2 a, what does it mean? What do you understand from the signboard in figure 7.2b? 7.2b और इसमें इसमें दिखा रहा है बॉलिंग का स्पीड। एक ओवर में 6 बॉल होता है, तो वो 6 बॉल का स्पीड दिखा रहा है बॉलर का, कि कितना स्पीड वो बॉल फेंका। पहला में वो 140, 143, 135, 145, 132, 130, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक, स्पीड दिखाया। अगला में दिखा रहा है फिगर में स्पीड लिमिट, यहाँ पे इसको देखना है हम लोग को। स्पीड लिमिट क्या है, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आपके पास कार है तो आप 50 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पे जाइए। अगर आपके पास ट्रक है या बड़ा गाड़ी है तो आप 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से जाइए। ये स्पीड लिमिट यहाँ पर सेट किया गया है। सेट किया गया मतलब क्या, आप आपको नहीं बोला जा रहा है कि आप इतना पे चलाइए तो अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे बता रहा है कि हम लोग को अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग टाइम लगता है, अलग अलग डिस्टेंस कवर करने में। कोई स्पीड चल सकता है, कोई धीरे चल सकता है। The rate at which object move can be different. Also, different object can move at the same rate. One of the way measuring the rate of motion an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. This quantity is referred to as speed. ठीक? The SI unit of speed is meter per second. क्या है? तो यहाँ पे स्पीड को बता रहा है कि स्पीड क्या है। देखिए स्पीड हम लोग जानते हैं कि कोई चीज़ का रफ्तार कितना है, लेकिन एक्चुअल में स्पीड को हम लोग को सिंपल ये बताता है कि आपको मान लीजिए जैसे यहाँ पे बता रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि अगर हम 1 घंटा गाड़ी चलाएं तो हम 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दें। ये बता रहा है स्पीड, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक, कि अगर हम इस रफ्तार से मान लीजिए हमको 100 किलोमीटर कवर करना है, तो अगर हम 50 का रफ्तार से जा रहे हैं तो 2 घंटा लगेगा, 2 आवर्स। वही अगर हमको 40 का चल रहा है स्पीड, तो हमको 2 घंटा से थोड़ा ज़्यादा लगना चाहिए। ठीक, तो ये स्पीड हम लोग का कैसे निकला। देखिए यहाँ पे किलोमीटर अगर आप देखिएगा तो ये क्या चीज़ है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। अब ये मत बोलना कोई कैसा यूनिट है, क्या होता है को नहीं पता। आवर क्या है, तो टाइम को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ मीटर पर सेकेंड लिखने का एक ये भी तरीका है, -1 लगाते हैं और एक ऐसे लिख देते हैं। ठीक, और भी बहुत तरह सारा है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं स्पीड में। मैग्नीट्यूड मतलब उसका नंबर, कि क्या है नंबर। जैसे अब दिख रहा है कि 50, 40, कौन ज़्यादा है कौन कम है। The speed of an object need to be a constant. In most cases, object will be in non-uniform motion. Therefore, we describe the rate of motion of such object in terms of their average speed. The average speed of an object is obtained by the dividing the total distance traveled by total time taken. That is, मतलब कि स्पीड में हम लोग तो सबसे पहले बात हुआ कि मैग्नीट्यूड देखते हैं, नंबर ज़्यादा है कम है देख के बताते हैं। अब स्पीड का हम लोग एवरेज लेते हैं। एवरेज स्पीड ही हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जो लिख रहा है 50 किलोमीटर पर आवर, ये एवरेज स्पीड लिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सामने अगर कोई गाड़ी खड़ा है, रुका हुआ है या धीरे चल रहा है तो आप अपना 50 का रफ्तार मेंटेन रखिए, इसको उड़ाते हुए चल जाइए। इसका मतलब ये नहीं, ये एवरेज स्पीड बोल रहा है कि आप 50 से ऊपर मत जाइए। ठीक, ये बताना चाह रहा है, एक तरह से स्पीड लिमिट बताना चाह रहा है। इससे ऊपर आप मत जाइए। इससे कम चलाने का मन आप चलाइए और साइड में चलाइए, लेकिन अब ज़्यादा भी कम चलाइएगा तो वही होगा, पीछे से कोई ठोकने का चांस ज़्यादा है। तो ये एक्चुअल में स्पीड का लिमिट होता है। एवरेज स्पीड ऐसा ही निकलता है, टोटल डिस्टेंस जो चल रहा है, टोटल टाइम लगा। मान लीजिए हम 100 किलोमीटर चलें, 2 घंटा में चलें, तो मेरा एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। If an object travels a distance s in time t, then its speed v, v is
एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, इसको अगर हम लोग इसमें दिखाते हैं सिंबल में, तो v यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्पीड को, s डिनोट करता है डिस्टेंस को, और t डिनोट करता है टाइम को। छोटा सेक्शन में हम लोग डिस्टेंस को t से डिनोट करते थे, जो कि अब पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अब हम लोग को डिस्टेंस को डिनोट करना है s से। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, वही 100 किलोमीटर चला 2 घंटा में, जिसका एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। कोई एक और है जिसका स्पीड 40 किलोमीटर आया, कौन स्पीड है, कौन ज़्यादा फास्ट है, नहीं दिख रहा है। एग्जांपल दिया है स्पीड विथ डायरेक्शन, इसी चीज़ को कहा जाता है वेलोसिटी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed। मतलब कि कोई चीज ऑब्जेक्ट अपने स्पीड से चल रहा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड है उसका 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 50, लेकिन किस डायरेक्शन में वो चल रहा है वो भी हम लोग जब कंसीडर करने लगते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक, वही बता रहा है कि द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज एक्सपेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक, मतलब कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिफिनिट डायरेक्शन। ठीक, यूनिफॉर्म हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ठीक, सब चीज़ हो सकता है। स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल स्पीड के साथ होता है, हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में उसका वेलोसिटी क्या था, फाइनल में वेलोसिटी क्या है, डिवाइड बाय 2। मैथमेटिकली सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन हो गया वी ए वी। वी यहाँ पे एवरेज को डिनोट कर रहा है, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ठीक, इसके लिए भी हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, स्पीड के लिए भी भी इस्तेमाल करते हैं, दोनों लगभग सेम चीज़ है, लेकिन इसमें बस स्पीड देख रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड, इसमें वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यही कारण है कि इसको भी सिंबल में हम लोग वी से ही डिनोट करते हैं। ठीक, एक और चीज़ है भी, यहाँ पे एक और चीज़ को डिनोट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी। सब जगह भी है तो कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं, एक जगह स्मॉल है एक जगह कैपिटल है। वेलोसिटी भी स्पीड की तरह ही है तो उसका भी ऐसा यूनिट सेम है, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ सारा एग्जांपल दिया हुआ है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक, क्या, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग a straight line the velocity remains constant with time। मतलब कि कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ। मतलब क्या है, अगर वो हर सेकंड 5 मीटर ही चल रहा है, एकदम सीधा चल रहा है, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। इन दिस केस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनी टाइम इंटरवल इज जीरो। मतलब कि वेलोसिटी इसका ज़ीरो रहेगा। जैसे यहाँ पे वो था हर सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है। ठीक, तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज वाला का हम लोग क्या देखे थे, डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, या इनिशियल प्लस फाइनल वाला, जो भी है जिससे भी लगाइए एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक, तो ज़ीरो आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वेलोसिटी वेरी करेगा। इससे एक MCQ आता ही, एकदम बेसिक कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है रहे, अगर पढ़े हैं तो स्ट्राइक करेगा माइंड में कि अगर कांस्टेंट ये यूनिफॉर्म मोशन है स्ट्रेट लाइन में, कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जा रहा है वो ज़ीरो आ रहा है, एवरेज वेलोसिटी जो वो ज़ीरो आ रहा है, किस किस में आ रहा है,
ये पूछता है तो यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तभी वो टाइम के साथ वेराई करेगा और चेंज होता है। इस केस में जीरो आने का चांस नहीं रहता है, नहीं आता है, नहीं रहता नहीं। इसी चीज़ को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है। ठीक, यहाँ पे u चेंज इन वेलोसिटी, u अभी फाइनल है तो v माइनस यू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव मतलब हो रहा है कि ऐसे चल रहा है, बढ़ रहा है, ये तो उसको अचानक से घट रहा है तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, जिसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं हम लोग। एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो -2 लिख देंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर इस तरह से लिखते हैं तो भी सही है, इसमें -2 की जगह पर ऐसे मार्क लगा दें, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दें। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक, इसको हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इक्वेशन ऑफ मोशन। तीन फार्मूला का जो बात हुआ है यही है, तीन फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी है तीनों में, u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है a, v जो है फाइनल वेलोसिटी है, s जो है वो डिस्टेंस है, t है टाइम। ठीक, पोजीशन टाइम रिलेशन आता है सबके लिए। ये तीन फार्मूला काम का है। मोशन चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है बड़ा क्लास में तो ये तीन चीज़ आता है। और थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा कि अगर हम ब्रेक लगा रहे हैं, रिटार्डेशन हो रहा है, यहाँ पे माइनस साइन का इम्पोर्टेंस आ जाता है। बस, अब उसके बाद है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। when the object when the velocity of an object changes, we say that the object is accelerating. The change in velocity could be due to change in its magnitude or direction। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता है, इसलिए मोशन में कहलाता है। उसी का एक एग्जांपल है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। रेक्टेंगुलर ट्रैक है, हेक्सागोनल है, ऑक्टागोनल है, सर्कुलर। इसमें क्या है, तो दौड़ रहा है तो मान लेते हैं कि 8.9 का ए यानी रेक्टेंगुलर में, तो उसमें एथलीट जो दौड़ रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहा है, तो ये ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से ठीक, वापस उसी जगह पे आ गया जहाँ से चालू किया। उसके बाद उसको वहाँ पे 4 बार मुड़ना पड़ा। ठीक, 4 जगह मुड़ा, एक से एक जगह, 2 3 फिर 4। ठीक, उसी तरह फिर वो गया अगला वाले में, अगला यानी हेक्सागोनल, ए से बी 1 2 3 4 5 6 बार मुड़ना पड़ा, हेक्सागोनल था। ऑक्टागोनल है तो 8 बार मुड़ना पड़ेगा। तो वो ये बता रहा है कि कितना बार वहाँ पे मुड़ा। ठीक है, ऑक्टागोनल में तो 8 बार मुड़ा, लेकिन जब वो सर्कुलर मोशन में आया तब वो कितना बार मुड़ा। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक, कि कितना बार मुड़ा। तो यहाँ तक ठीक है कि इसमें दिख रहा है टेंजेंटली कितना टेंजेंट हम लोग दे सकते हैं, इसमें 8 दे सकते थे। इसमें इनफाइनाइट होता है, अगर हम इसको जूम करते रहें तो इस पर हम कितना लाइन भी खींचेंगे, हर बार तो अनकाउंटेबल लाइन बड़ा होते जाएगा उस पर लाइन, तो इनफाइनाइट कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्शन बहुत ही बार चेंज होता है इसमें। सरकमफ्रेंस है तो कैसे निकलेगा भाई स्पीड, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर बाई टी कर देंगे तो निकल जाएगा, बस यही सिंपल है। सर्कल में इतना ही पढ़ना, हो गया।
एक एग्जांपल है, पत्थर बांध के कर रहे हैं, छोड़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में वो टेंजेंटली फेंकाएगा। इसी पे कंसेप्ट पे हम लोग का सैटेलाइट ये सब भी हम लोग छोड़ते हैं। सैटेलाइट कैसे छोड़ते हैं तो थोड़ा सा बता देते हैं। मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, इतना दूर तक हम लोग का अर्थ ग्रेविटी काम कर रहा है, सर्कुलर में बता रहा है। यहाँ तक कुछ भी रखेंगे तो अर्थ उसको खींचेगा। तो हम लोग सैटेलाइट को इस जगह पे पहुंचा दिए। अब इस जगह पे उसको पहुंचा दिए और हल्का सा एक्सेलरेशन दिए हैं, तो वो कुछ थ्रेड से बंधा हुआ तो है नहीं, ठीक, कि जो उसको हम लोग का अर्थ कैसे से घुमा रहा है। वो ग्रेविटी ये सब सब चीज का मिला के उसको एक फोर्स लग रहा है जिसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है। समझ में आया? जैसे ही ये अर्थ के करीब आने लगता है तब तक अर्थ उतना देर में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो ये भी उसकी तरफ खींचा रहा है। जब खींचा है फिर अर्थ थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर सैटेलाइट थोड़ा आगे है। इस तरह से काम करता है सैटेलाइट। नहीं, अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन मिस्टेक रहेगा, सैटेलाइट हम लोग का इस पॉइंट से बाहर चला गया, कोई मतलब ही नहीं हो, कहीं भी जाकर खो जाएगा। अगर इस पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक आ गया तो क्रैश कर जाएगा अर्थ पे वापस। ठीक, तो ये है। तो यहाँ पर सर मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा। सिर्फ मोशन नहीं है और भी चीज़ें, लेकिन मोशन एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे दिया। बस इतना ही है। रिवर बोट प्रॉब्लम नहीं नहीं, ये सब नहीं, मतलब नॉर्मल सा रहेगा, कितना टाइम लगा, कांस्टेंट स्पीड है, क्या है, बस इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, रिवीजन कर सकते हैं। नहीं था मेन, बस एक ही चीज़ जानना था हम लोग को कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, स्पीड वेलोसिटी में क्या अंतर है, एक्सेलरेशन क्या है। वो तीन फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर वाला जो फार्मूला है, टू एस वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू एस। ये तीन फार्मूला जो है, बस इसके बारे में इतना ही चीज़ जानना था और कुछ नहीं जानना था। आसान चैप्टर है मोशन, जो दोबारा पढ़, पहला बार में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, बहुत क्वेश्चन राइज होता है, इनर्शिया क्या है, ये सब आगे जाके पढ़ना है। आगे वीडियो बनेगा तो उसमें बताएंगे एवरेज स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है। ये सब थोड़ा बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, क्लास में से पूछा जाता है, वाइबा ये सब में पूछा जा सकता है। अगर बेसिक कंसेप्ट किसी को क्लियर है तो वो जवाब दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते हैं। आगे जाके आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मोशन को डिफाइन करिए, एक्सेलरेशन को डिफाइन करिए। आगे जाके यही पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन किस केस में जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट किस केस में सेम हो सकता है डिस्टेंस से। ये सब क्वेश्चन अराइज होता है वाइवा में। होप कि आपको समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।